गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ बीएससी सेकेंड ईयर की रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट 3 में आपके था एक तो सांतत्य कंटिन्यूटी जो हमने पहले पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे हम रीमान समाकलन। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट मतलब है तो इसी में, लेकिन अब कई बार क्या होता है जैसे हाफ क्वेश्चन उसमें से मिल जाता है और हाफ इसमें से आ जाता है, तो हम एक वो तो कर ही लिया हमने और ये रीमान समाकलन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो रीमान समाकलन तो आज तक सबने पढ़ा होगा, समाकलन का नाम भी सुना है कि समाकलन किसे कहते हैं। ठीक है ना, आज हम कुछ नया पढ़ते हैं रीमान समाकलन। तो रीमान समाकलन होता क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, हमेशा जो समाकलन रीमान समाकलन कुछ भी हो ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरवल्स की जरूरत होती है। इंटरवल्स आपने जब से रियल पढ़ने स्टार्ट किया है तो आप देख रहे हो कि इंटरवल सबसे पहले आपके फर्स्ट यूनिट में आया था कि इंटरवल और सेट में डिफरेंस, जो मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो पहले देखो संवर्त अंतराल का विभाजन, और मैंने आपको वैसे फर्स्ट यूनिट में बता भी दिया था कि इंटरवल्स का विभाजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं कि संवर्त अंतराल का विभाजन किस अंतराल का कर रहे हैं हम, क्लोज इंटरवल का, ना कि ओपन इंटरवल। यहाँ पे हमारे पास इंटरवल कौन सा है, सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, इंटरवल कौन सा है, संवर्त। किसकी बात करेंगे, ओनली क्लोज इंटरवल की। ठीक है, संवर्त अंतराल का विभाजन, माना कि संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी इक्वल टू 1 है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो क्लोज इंटरवल है वो क्या है, 1 है, तथा यह भी माना कि क्लोज इंटरवल ए बी n भागों में निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। मैंने बताया था आपको कि इंटरवल में हमेशा इन्फिनिटी एलिमेंट होते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि ये तो सिर्फ a और b है, लेकिन नहीं, यहाँ पे a और b तो अंतराल है जिसमें निम्न सीमा a है और ऊपरी सीमा b है। यानी कि a और b तो हमें a और b का ही पता है ओनली। जैसे ये इंटरवल है a और b, तो हमें बस इतना ही पता है कि इस इंटरवल के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो a और b के बीच में ही होंगे। जैसे a डैश 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 b, इसमें इन्फिनिटी एलिमेंट हो सकते हैं। हमने निकाला था, जब हमने पहले यूनिट पढ़ी थी उसमें निकाला था कि सीमा निकाली थी इंटरवल्स की, तो मैंने क्या कहा था कि इंटरवल्स में इन्फिनिटी एलिमेंट होते हैं, अगर वो उसके नेबरहुड को एग्जिस्ट करते हैं तो वो उसकी सीमा कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, इसका विभाजन कर लिया हमने, किसका, इंटरवल का। तो इंटरवल का विभाजन यानी कि ए तो आ गया आपके पास, देखो ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ए और बी दोनों आ रहे हैं। अब जो इसके बीच के हैं वो क्या है, अक्स नॉट अक्स 1 अक्स 2 डॉट डॉट अक्स n। देखो n तक लिखा है, n का मतलब अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारे पास इंटरवल में इन्फिनिटी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a और b को हमने विभाजन कर लिया, a इक्वल्स टू अक्स 1 अक्स नॉट अक्स 1 डॉट डॉट अक्स n इक्वल्स टू b। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इसका विभाजन। तब इस विभाजन करने वाले बिंदुओं का समुच्चय, यानी कि जो बिंदु इंटरवल का विभाजन करते हैं, ठीक है, यानी कि जो बिंदु हमारे इंटरवल का विभाजन करते हैं उसको हमने एक सेट बना लिया नया, क्या नाम दे दिया उसको हमने, P। ठीक है, यानी कि विभाजन करने वाले बिंदुओं का समुच्चय क्या है आपका, P इक्वल्स टू a अक्स नॉट अक्स 1 अक्स 2 अक्स n, यानी इसी को एक नया नाम दे दिया सेट के रूप में P। ठीक है, अंतराल ए बी का विभाजन कहलाता है, किस अंतराल का, क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन क्या होगा यहाँ पे, P। ठीक है, तो इसको हमने विभाजन के रूप में लिख लिया, अलग अलग इंटरवल्स के रूप में लिख सकते हैं। इंटरवल्स में भाई इसको अनेक भागों में डिवाइड कर लिया तो हम लिखते हैं एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, पहला भाग है आपका अक्स नॉट और अक्स 1। ठीक है, यानी कि दो बिंदु ले लिए, वो भी एक इंटरवल के रूप में ही है। अब आप देखो, अक्स नॉट और अक्स 1 के बीच में भी इन्फिनिटी एलिमेंट हो सकते हैं। क्यों,
क्योंकि ये किसके रूप में है, क्लोज इंटरवल के रूप में। जब तक इंटरवल के रूप में होंगे तब तक इसमें इन्फिनिटी एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद में x1 x2 ये भी इंटरवल के रूप में ही है, xn-1 और xn। देखो n-1 और xn आप यहाँ देख सकते हो, जब आप xn-1 और xn n की वैल्यू 1 पुट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 1 और 1 कितना आ रहा है x0 और x1। कौन सा इंटरवल मिल रहा है आपको, पहला इंटरवल मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जब आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपके पास जो पीछे के सारे इंटरवल्स हैं वो आते जाएंगे। तो इन सबको हमने लास्ट में क्या ले लिया कि ये xn-1 और xn है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी के n उप अंतराल, यानी कि हमने किसको डिवाइड किया है, अंतराल को, किस में, अलग अलग भागों में। उन अलग अलग भागों को हमने एक नया नाम दे दिया, क्या, उप अंतराल, यानी कि अंतराल के कुछ पार्ट्स बना दिए हमने और उसको नया नाम क्या दे दिया, उप अंतराल कहलाते हैं। प्राय आरवें उप अंतराल, आरवें उप अंतराल xr-1 xr की लंबाई, यानी कि जैसे यहाँ पे हमारे पास था xn-1 xn, इसी प्रकार ये कौन सा अंतराल था, ये तो nवां अंतराल था। अब बात किसकी करें, आरवें अंतराल की। तो जब आरवें अंतराल की बात करेंगे तो n की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, r। तो यानी कि जहाँ n था वहाँ क्या आ जाएगा, r। xr-1 xr, इस इंटरवल की क्या निकाल रहे हैं हम, लंबाई, यानी कि को डेल r से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपके पास डेल r इक्वल टू आ जाएगा xr-1। अगर आप xr में से xr-1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास डेल r यानी कि इन दोनों इंटरवल्स की लंबाई आ जाएगी, जिसको हम डेल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि समवर्त अंतराल का विभाजन कैसे करते हैं और कैसे इसकी लंबाई निकालते हैं। जैसे एक इंटरवल ले लिया आपने ए बी, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, जो डिवाइड किया उसको एक नया नाम दे दिया p, और p में क्या आ गया आपके पास, जो टुकड़े किए थे हमने उनको अलग अलग इंटरवल्स में ले लिया। जैसे p = x0 x1 एक इंटरवल हो गया, x1 x2, इसी प्रकार डॉट डॉट xn-1 और xn, ठीक है। फिर इन अंतरालों की क्या होगी, आरवां अंतराल लेंगे तो उसको क्या नाम दे दिया, xr-1 और xr। तो इस एक अंतराल से जो अंतराल प्राप्त हो रहे हैं हमारे टुकड़े करने के बाद में उसको एक क्या नया नाम दे दिया, उप अंतराल, ठीक है। जैसे सेट के सबसेट बनाते हैं ना, इसी प्रकार अंतराल के क्या हो गए, उनको टुकड़ों में विभाजित कर दिया तो उप अंतराल हो गए। फिर इसकी लंबाई निकालेंगे तो लंबाई को किसे डिनोट करते हैं, डेल r से, और डेल r क्या आपके पास xr-1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है विभाजन का मानक, यानी कि नॉर्म। मानक को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्म, यानी कि विभाजन का मानक कैसे निकालेंगे। अंतराल ए बी, हम किसकी बात करेंगे, इंटरवल की। अंतराल ए बी के विभाजन p, विभाजन p तो आप बना ही सकते हो, x0 x1 x2 डॉट डॉट xn का मानक उप अंतरालों की महत्तम लंबाई को कहते हैं। यानी कि ये क्या कह रहा है, देखो पहली चीज तो इंटरवल है, इसके विभाजन हमने ये कर लिए, ठीक है। का मानक उप अंतरालों की, हमारे पास यहाँ से उप अंतराल क्या क्या बनेंगे, देखो x0 x1 x2 डॉट डॉट xn-1 xn, ये इस विभाजन के उप अंतराल हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो उप अंतरालों की महत्तम लंबाई को, यानी कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे, वो क्या होगी, डेल r, यानी कि लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल r से। तो डेल r इक्वल टू क्या होता है, xr-1, यही होता है। तो आप देखो यहाँ पे ये इंटरवल है, तो यहाँ पे xr कौन सा है, xr x1 है और xr-1 x0 है, तो यहाँ आ जाएगा x1 - x0, ठीक है। वो तो हमें जैसे यहाँ पे तो मेरे पास x1 x0 x1 है, इसको
ये जो डेल आर आएगा, ये डेल यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास x1 x0 की, वो वैल्यू जैसे माइनस करेंगे तो कुछ एक वैल्यू आएगी। इसी प्रकार हम जैसे इसका निकालेंगे, इसकी लंबाई निकालेंगे, यानी कि जितने भी हमारे पास उपअंतराल दिए हुए होंगे उनकी हम क्या निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई निकालने के बाद में जो सबसे ज़्यादा आएगी, यानी कि डेल आर लंबाई सबसे ज़्यादा आएगी, वही क्या कहलाता है, उसका नॉर्म कहलाता है। नॉर्म निकालने के लिए पहले आपको दिया हुआ रहेगा कि ये एक इंटरवल विभाजन है और इसको इन उपअंतरालों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में आप निकालोगे डेल आर, यानी कि उपअंतरालों XR माइनस 1 उन दोनों अंतरालों के माइनस करके आप वैल्यू निकालोगे। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी, वही क्या कहलाता है, उसकी नॉर्म कहलाती है। तो नॉर्म के लिए आपको इतनी प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तथा इसे अब देखो डिनोट किससे करते हैं, इसे नॉर्म ऑफ P, यानी कि 2 लाइन P से निरूपित करते हैं। विभाजन P का मानक, और इसको लिखते कैसे हैं, विभाजन P का मानक नॉर्म ऑफ P। देखो मैक्सिमम आ गया, डेल आर क्या है, आपकी लंबाई है अंतराल की। तो ये अंतराल की मैक्सिमम लंबाई किसके लिए, P के लिए। P के जो भी उपअंतराल होंगे उनकी जो मैक्सिमम लंबाई होगी उसे ही क्या कहते हैं, नॉर्म ऑफ P, ठीक है। यानी कि R की वैल्यू तो 1 2 3.n। समझ में आ गया कि विभाजन का मानक किसे कहते हैं। डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई। मानक निकाल सकते हो आप, अगर आपको क्या दे दे, एक की विभाजन दे दे और उसके उपअंतराल दे दे, तो आप उसकी लंबाई निकाल के जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, इसकी मानक, ठीक है। कोई उतारना चाहता है तो उतार सकता है। नेक्स्ट अब आता है विभाजन का मानक, विभाजन का समूह है, ठीक है। मानक हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, हम समूह करेंगे इसका। इसका भी एक तो ग्रुप होता ही है। अंतराल AB को विभाजित करने वाले, किसको विभाजित कर रहा है, इंटरवल को विभाजित करने वाले बिंदुओं, यानी कि इस इंटरवल को ये बिंदु विभाजित कर रहे हैं। x1 x2 को बदलने पर, यानी कि अगर हम x1 x2 को बदल दें, उसकी जगह दूसरे एलिमेंट्स ले आए, बदलने पर विभाजन भी बदल जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्लोज इंटरवल AB को इतनी देर हम क्या कर रहे थे, A = हम ले रहे थे x0 x1 डॉट xn = B, यानी कि इस विभाजन को हमने इसमें मतलब इन बिंदुओं के द्वारा क्या किया, विभाजित किया। अगर हम इन बिंदुओं को बदल दें, सपोज दैट इसकी जगह मैंने ले लिया y0 ले लेती हूँ, y1 yn = B, ठीक है। यानी कि इन बिंदुओं को बदल दिया, बदलने पर इसकी जगह में क्या लेके आ गई, y, बदलने पर विभाजन भी क्या बदल जाता है, विभाजन भी बदल जाता है। तो विभाजन अपने आप बदल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ रहा था x0 x1, ये विभाजन प्राप्त हो रहा था। इसी प्रकार xn-1 और xn, यहाँ पे हमारे पास ये वाला विभाजन मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ क्या मिलेगा हमें पास, y0 y1 डॉट यानी कि yn-1 yn। तो आप खुद देख सकते हो, जब हमने x1 x2 बिंदु हमारे विभाजन को विभाजित कर रहे थे हमारे इस इंटरवल को, तब हमारे पास ये वाला विभाजन आ रहा था, और अब कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो दोनों अलग अलग है ना, अतः विभाजन भी बदल जाता है। अतः अंतराल AB के अनंत संख्याओं में विभाजन प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि हम जरूरी नहीं है अगर x1 x2 xn ही लिया, इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं, y1 z1 कुछ भी, यानी कि इन्फिनिटी प्रकार से हम एक इंटरवल को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अंतराल क्लोज इंटरवल AB के समस्त यथासंभव विभाजनों के समुच्चय को P ऑफ AB, यानी कि P मतलब विभाजन किसका, इंटरवल AB का,
से निरूपित करते हैं तथा इसे विभाजनों का समूह है कहते हैं। ठीक है, विभाजनों के समूह है। मैंने क्या कहा था, समूह का मतलब एक ग्रुप, यानी कि इसके इन्फिनिटी ग्रुप बन सकते हैं। एक भी इंटरवल को विभाजित करने के इन्फिनिटी ग्रुप बन सकते हैं। जैसे हमने देख लिया x1 करके देख लिया, y1 करके देख लिया, अलग अलग विभाजन प्राप्त हो रहे हैं। तो इन ग्रुपों को ही हम क्या कहते हैं, विभाजन का समूह है। ठीक है, किसी को दिक्कत है? चलो आगे नेक्स्ट। विभाजन का सूक्ष्मकरण या अधिशोधन या शोधन। सूक्ष्मकरण यानी कि विभाजन को कितने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यदि P तथा P डैश, देखो विभाजित करेंगे तो P तो हमारा क्या हो गया, विभाजन हो गया। क्या कह रहा है, विभाजन का सूक्ष्मकरण, यानी कि हमने जिसको विभाजित किया है उसका सूक्ष्मकरण कर रहे हैं हम। मतलब पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में हम और उसको और सूक्ष्म कर सकते हैं कि नहीं। यदि P तथा P डैश अंतराल AB के विभाजन हो तथा P कंटेन ऑफ P डैश, इसका मतलब समझते हो, P कंटेन ऑफ P डैश, यानी कि P डैश में P से ज्यादा एलिमेंट हैं। अगर P किसको कंटेन कर रहा है, सॉरी P डैश किसको कंटेन कर रहा है, P को, अतः एलिमेंट्स किसमें होंगे, P डैश में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा। हाँ, इसके सारे एलिमेंट इसमें हो सकते हैं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें हो नहीं सकते, एक ना एक एलिमेंट इसमें ज्यादा होगा। समझ रहे हो? तो यही लिखा है, देखो, अर्थात यदि P के प्रत्येक विभाजन बिंदु को P डैश की रचना करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो तो P डैश में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त, ये देखो, P में P के सभी बिंदुओं के अतिरिक्त कम से कम एक बिंदु अधिक हो। P डैश में किससे, P से एक बिंदु अवश्य ज्यादा होगा। क्यों, यहाँ पे क्या है, P कंटेन ऑफ P डैश। तो विभाजन P डैश को विभाजन P का सूक्ष्मतर विभाजन कहते हैं। किसको कहेंगे सूक्ष्मतर विभाजन, P डैश को, किसका, P का। और P डैश में एलिमेंट्स ज्यादा किससे होंगे, P से। तो जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स होंगे उसी को क्या कहेंगे, सूक्ष्मतर विभाजन। ठीक है, यदि P1 P2 बिलोंग्स टू P AB, साथ ही यदि P इक्वल्स टू आपके पास दिया हुआ है P1 यूनियन P2 हो तो विभाजन P स्पष्टतः विभाजन P1 तथा P2 का उभयनिष्ठ सूक्ष्मतर विभाजन हो सकता है। यानी कि P डैश को है ना हम P1 यूनियन P2, यानी कि P है आपका, ठीक है, उसको हमने सूक्ष्मतर विभाजनों में विभाजित कर लिया। उससे हमारे पास आया P1 और P2, ठीक है, दो आगे। अब हम इसका सूक्ष्मतर विभाजन निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यूनियन लोगे तभी तो कॉमन आएगा पूरा। तो इसका अगर हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, तो वो भी क्या कहलाएगा, इसका सूक्ष्मतर विभाजन। ठीक है, आगे देखो पहला एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक इंटरवल है, उसको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया गया है और इसके उपअंतराल भी बनाए गए हैं। इन उपअंतरालों से हम क्या निकालेंगे, इसकी लंबाई डेल आर। और आप डेल आर निकाल के ये भी देखेंगे कि इसमें नॉर्म ऑफ पी कितना आ रहा है। नॉर्म ऑफ पी का मतलब क्या है, मैक्सिमम लंबाई ऑफ डेल आर, यानी कि डेल आर की जो सबसे ज्यादा लंबाई होगी वही उसका नॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है, माना कि अंतराल क्लोज इंटरवल 0 1 के विभाजन बिंदु, देखो विभाजन बिंदु क्या है, 0 है, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। तो P इक्वल्स टू, इन सबको किस में लिख लिया, विभाजन P में। अंतराल क्लोज इंटरवल AB का एक विभाजन है, इसी का तो विभाजन लेके चल रही हैं हम, तथा I1, यानी कि इसके इंटरवल बना लिए अलग अलग, उपअंतराल बना ले। एक उपअंतराल हो गया I1, क्या करते हैं हम, शुरू के दो एलिमेंट लेते हैं, ये ले लिए, फिर ये, फिर इनसे एक बन जाएगा, इनसे एक बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने उपअंतराल बन गए, इसके 4 उपअंतराल बन गए। अंतराल 0 1 के उपअंतराल होंगे। अब आपको निकालना है क्या, इसकी डेल आर। तो सबसे पहले देखो आपके पास कितना है, I1 इक्वल्स टू दे रखा है 0 1/4। ठीक है, तो डेल आर कितना आएगा इसका, डेल आर इक्वल्स टू
अक्स आर माइनस 1, ठीक है। निकालो आगे, अक्स आर कितना है 1/4 माइनस 0 कितना आएगा 1/4। इसी प्रकार दूसरा इंटरवल I2 की बात करें तो I2 इक्वल्स टू है आपके पास 1/4 और 1/2, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लगा दो, डेल आर इक्वल्स टू अक्स आर माइनस 1, यानी कि 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा एलसीएम 2 माइनस 1 फिर से 1/4, ठीक है। आगे देखो I3 कितना है आपका 1/2 और 3/4, ठीक है। यहां से निकालो डेल आर, तो डेल आर इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4 माइनस 1/2, कितना बच रहा है 3 माइनस 2 फिर से 1/4। इसी प्रकार I3 हो गया, I4 निकाल लेते हैं। I4 है आपका 3/4 और 1, डेल आर निकालो कितना आ रहा है 1 माइनस 3/4 कितना आएगा 1/4। तो आप देख रहे हो सबकी लंबाई सेम आ रही है इसमें, तो यानी कि आपके पास I1 भी कितना आ रहा है 1/4, I2 भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो मैक्सिमम लंबाई क्या होगी इसकी, तो 1/4 ही होगी क्योंकि सबकी सेम वैल्यू आ रही है। तो 1/4 क्या हो जाएगा मैक्सिमम लंबाई, यानी कि नॉर्म ऑफ पी कितना आ जाएगा आपके पास 1/4। तो आप यहाँ पे लिख दो कि नॉर्म ऑफ पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ डेल आर, तो मैक्सिमम ऑफ डेल आर कितना है 1/4, ठीक है। ये हो गया, निकाल सकते हो आराम से कि आपके पास विभाजन भी दिया हुआ है। देखो आप इस विभाजन से अगर आपके पास ये इंटरवल नहीं दिए हुए है ना, तो आप इंटरवल तो खुद भी बना सकते हो। कैसे, जैसे पहले 0 और 1/4 का बन जाएगा, ठीक है। दो को लेके तो इंटरवल बनाते हैं हम, फिर 0 1/4, फिर 1/4 के बाद में 1/2 का 3/4 के साथ 1, ऐसे करके हमारे पास कितने बन जाएंगे 4 इंटरवल बन जाएंगे। इंटरवल बनाने के बाद में आप निकालो यहाँ से क्या डेल आर, भाई इंटरवल आ गया तो आपको डेल आर निकालने में क्या जोर आ रहा है, डेल आर का तो इजी सा फॉर्मूला है अक्स आर माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वही क्या हो जाएगा उसका नॉर्म ऑफ पी, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया अच्छे से, आगे आप कर सकते हो ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई उतारना चाहता है तो उतार सकता है। अब देखो आगे यदि फलन f, डेल आर तक की बात हो गई। अब आगे देखते हैं इसमें कि उच्च क्या होता है, निम्नक। वैसे तो आपको बताया हुआ है उच्चक और निम्नक क्या होता है, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि किसके लिए, रीमान के लिए देखेंगे। वैसे फलन के लिए तो आपको पता ही है। यदि f अंतराल AB में परिबद्ध हो, किसकी बात कर रहा है ये, पहली चीज तो बाउंडेड। एक चीज ध्यान रखा करो कि क्लोज इंटरवल तो है लेकिन वो क्या है बाउंडेड। बाउंडेड के लिए क्या जरूरी चाहिए, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, ठीक है। हो तो फलन क्लोज इंटरवल AB के प्रत्येक उप अंतराल में, इसके क्या बन रहे हैं आपके उप अंतराल, प्रत्येक उप अंतराल में भी परिबद्ध होता है। ये ऐसे कह रहा है कि एक इंटरवल है आपका, अगर वो बाउंडेड है तो जब इसके हम उपअंतराल बनाएंगे वो भी क्या होंगे बाउंडेड। साथ ही यदि स्मॉल m तथा m फलन f के अंतराल में क्रमशः यहाँ आएगा कैपिटल M,
स्मॉल m तथा कैपिटल M फलन f के अंतराल AB में क्रमशः निम्नक तथा उच्चक है। ठीक है, ये तो क्या है इसका निम्नक, यानी कि इस इंटरवल के जो उपअंतराल बनाएंगे उसकी निम्न सीमा क्या है आपकी स्मॉल m और उच्चतम सीमा कैपिटल M, यानी कि स्मॉल m तथा कैपिटल M फलन f के अंतराल AB में क्रमशः ये तो क्या हो जाएगा इसका निम्नक और ये क्या हो जाएगा इसका उच्चक हो तो स्मॉल m इक्वल्स टू, यानी कि स्मॉल m की क्या निम्नक के लिए क्या होगा इनफीमम ऑफ, इनफीमम का मतलब निम्नक, इनफीमम ऑफ एफ एक्स यानी कि फलन का न्यूनतम मान सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू b। देखो ये कह रहा है कि आपका पास स्मॉल m क्या होगा, सबसे पहली चीज तो इनफीमम ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का न्यूनतम मान, और कह रहा है सच दैट यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो किस किस के बीच में होगी, ये आपका अक्ष है, इसकी वैल्यू, इस अक्ष की वैल्यू ए के और बी के बराबर भी हो सकती है और ए से ज्यादा होगी और बी से कम होगी, किसमें इनफीमम में। ठीक है, इनफीमम की निकाल सकते हो, यानी कि स्मॉल m इक्वल्स टू आएगा इनफीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू b। ठीक है, अब आता है ये क्या है सुप्रीमम, यहाँ आप देख सकते हो निम्नक इनफीमम और उच्चक सुप्रीमम। ठीक है, यानी कि m इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू b। सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, आप इतना ध्यान रखना स्मॉल m आए तो क्या करना है आपको इनफीमम ऑफ एफ एक्स, और अगर सुप्रीमम आए तो कैपिटल M इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू b, यानी कि x की वैल्यू a और b के बराबर भी हो सकती है और a से बड़ी b से छोटी। ठीक है, इनफीमम हो गया, सुप्रीमम हो गया आपका। यदि आरवें उपअंतराल, किसकी बात कर रहे हैं हम आरवें उपअंतराल की, तो आरवा उपअंतराल क्या होगा अक्ष r माइनस 1 में, अक्ष r माइनस 1 में स्मॉल एम आर तथा कैपिटल एम आर, किसकी बात कर रहे हैं हम स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर फलन f के निम्नक तथा उच्चक हो तो ये तो हमारे पास क्या था इंटरवल ए बी के लिए था। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ऐसे कह रहा है कि किसकी आर व उपअंतराल यानी कि अक्ष r और अक्ष r माइनस से 1, अगर इस इंटरवल की बात करें तो इसके लिए निम्नक और उच्चक क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो नॉर्मल था, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल एम आर आ जाएगा इक्वल्स टू वही इनफीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट, सॉरी यहाँ ए और बी की जगह क्या आ जाएगा ए की जगह आपके पास है अक्ष r और यहाँ अक्ष r माइनस 1 और अक्ष r। ठीक है, अक्ष की वैल्यू हो जाएगी और सुप्रीमम क्या जाएगा कैपिटल एम आर इक्वल्स टू यहाँ वही है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट अक्ष r माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू अक्ष इज लेस देन इक्वल्स टू अक्ष r। आप एक चीज देखो, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, यहाँ है इनफीमम ऑफ, किस इंटरवल की बात कर रहे थे ए बी के लिए, यहाँ किसके लिए बात कर रहे हैं इंटरवल हमारा क्या है अक्ष r और अक्ष r माइनस 1 इंटरवल है, तो यहाँ आ जाएगा जैसे a की जगह अक्ष r माइनस 1 और अक्ष r। ठीक है, अक्ष r माइनस 1 अक्ष r, इतना ही चेंज है, और यहाँ m r अंतराल है तो r लिख दिया और यहाँ पे भी r आ गया। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी अच्छे से। पहली में है स्मॉल m इनफीमम ऑफ ए बी इंटरवल के लिए तो ए बी आ गया, और अक्ष r माइनस 1 और अक्ष r माइनस 1 के लिए किया तो एम आर और कैपिटल एम आर आ गया। ये किसके लिए है उच्चक तथा निम्नक के लिए। ठीक है, यानी कि उच्चक तथा निम्नक में हम इनफीमम ऑफ
निम्नक में इन्फीमम ऑफ एफ एक्स और उच्चक में सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। और लिमिट तो हमारे जो इंटरवल होगा उस पर डिपेंड होगी कि इंटरवल 1 2 के बीच में है, ए बी के बीच में है, किसके बीच में है। जिसके बीच में होगा वही उसके बीच में एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और हमेशा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि हमेशा स्मॉल एम आर बाई इन्फीमम है। वैसे आपको पता है कि निम्नक का मान तो उच्चक से कम ही होगा, यानी कि निम्नक इज लेस देन एंड इक्वल्स टू कैपिटल एम आर यानी कि सुप्रीमम। इन्फीमम हमेशा छोटा होता है सुप्रीमम से। ये आगे हम थ्योरम भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना क्योंकि इन्फीमम होता है निम्नक। वैसे निम्नक कहते किसे हैं? निम्न परिबंधों का उच्चतम मान निम्नक कहलाता है। और उच्च किसे कहते हैं? उच्चतम परिबंधों का न्यूनतम मान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपके पास मान लेते हैं एक सेट है 1 2 3 4 5, तो आप मुझे ये बताइए इसका निम्न परिबद्ध क्या होगा? निम्न परिबद्ध, निम्न की बात नहीं कर रही मैं, निम्न परिबद्ध की बात कर रही हूँ। निम्न परिबद्ध होगा आपका एक तो 1 और 1 से छोटे जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे किस में आएंगे? 1 तथा 1 से छोटे सारे एलिमेंट निम्नक कहलाते हैं, सॉरी निम्न परिबद्ध कहलाते हैं। ठीक है, उच्च परिबद्ध की बात करें तो उच्च परिबद्ध आपका है 5 तथा 5 से ज्यादा जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊपरी परिबद्ध में। अब बात करते हैं निम्नक की। निम्नक किसे कहेंगे? निम्न परिबद्ध। निम्न परिबद्ध कितने होंगे? इधर 1 से छोटे सारे निम्न परिबद्ध होंगे। निम्न परिबद्ध का उच्चतम मान, अब आप मुझे ये बताओ कि इधर निम्न परिबद्ध हो गए, इसका उच्चतम मान कौन सा होगा? यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 1 ही होगी भाई। 1 से सारे छोटे आ रहे हैं, निम्न परिबद्ध है, तो निम्न परिबद्ध का उच्चतम मान कितना होगा? 1। ये 1 क्या कहलाएगा? इसका इन्फीमम, निम्नक। ठीक है, इसी प्रकार उच्चक की बात करें हम तो उच्चक यानी कि सुप्रीमम। सुप्रीमम क्या होगा? ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान। जस्ट उसका अपोजिट है, ऐसे समझ लो कि ऊपरी परिबद्ध कितने होंगे? यहाँ से 5 के ऊपर के सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो ऊपरी परिबद्ध में आते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि ऊपरी परिबद्ध का न्यूनतम मान कितना आ रहा है? यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा? इसका उच्चतम हो जाएगा, यानी सुप्रीमम क्या आ जाएगा? इसका 5। तो सबसे न्यूनतम मान तो 5 ही है। ठीक है, तो 5 तो हो गया इसका उच्चक और 1 हो गया इसका निम्नक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। अब आता है आपके पास डार्बू योग। डार्बू ने एक थ्योरम दी थी, उसी को नाम दे दिया उसने डार्बू योग। तो साइंटिस्ट डार्बू, तो डार्बू ने अपने नाम पे दे दी डार्बू योग। ठीक है, एक फलन f अंतराल a b पर परिभाषित है। ये कह रहा है कि एक फंक्शन है वो किस पर परिभाषित है? क्लोज इंटरवल a b पर, तथा परिबद्ध है। देखो क्या कह रहा है, ये परिबद्ध भी है, साथ साथ परिभाषित भी है और परिबद्ध भी है, तथा इस अंतराल का कोई विभाजन, अंतराल का विभाजन तो करेंगे ही हम भाई, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो अंतराल का विभाजन ले लिया हमने p इक्वल्स टू a x0 x1 x2 डॉट डॉट xn इक्वल्स टू b है। तो योग की बात करें, डार्बू ने योग के लिए बोला था, तो योग यानी कि UFP इक्वल्स टू समेसन r इक्वल्स टू 1 से n mr। देखो ये mr क्या होगा? सुप्रीमम होगा। UFP की बात कर रहे हैं, यानी कि UFP का मतलब ऊपरी डार्बू योग, यानी U यानी अपर, L मतलब लो, यानी कि निम्न डार्बू योग। जब ऊपरी डार्बू योग की बात कर रहे हैं यानी कि ऊपर, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ऊपर। भाई ऊपर कौन सी वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू। तो ऊपर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू के लिए किसका यूज करते हैं? सुप्रीमम के लिए कैपिटल MR का प्रयोग करते हैं। तो UFP इक्वल्स टू समेसन यानी कि UFP। देखो यहाँ पे U में FP क्यों लिखा है इसने? F का मतलब बात कर रहा है कि फलन F के अंतराल का विभाजन, यानी कि ये जो ऊपरी डार्बू योग है तो ये बोल रहा है कि फलन और जो विभाजन है उसकी बात कर रहे हैं हम।
तो ऊपरी डार्बू योग यानी कि UFP इक्वल्स टू समेसन R इक्वल्स टू 1 से n। कौन सा इंटरवल ले रहे हैं? आरवा उपअंतराल। उसके लिए क्या आएगा? UFP के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि सुप्रीमम क्या है आपका? कैपिटल MR और XR माइनस 1, यानी कि हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? R इक्वल्स टू 1 से n कैपिटल MR डेल R। किसका फॉर्मूला है ये? किसका है भाई ये? XR माइनस 1 उपअंतरालों की लंबाई। उपअंतरालों की लंबाई का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? XR माइनस 1। ये उपअंतरालों की लंबाई है ना, इसको हम किसे डिनोट करते थे? डेल R से। तो मैं यहाँ डेल R लिख सकती हूँ आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, चूंकि डेल R इक्वल्स टू XR माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम? LFP। LFP में आप खुद अनुमान लगा सकते हो, जहां कैपिटल MR आ रहा है LFP का निम्न डार्बू योग। निम्न का मतलब लो, तो निम्न डार्बू योग के लिए किसका उपयोग आएगा? निम्न का स्मॉल MR। तो कैपिटल MR की जगह क्या जाएगा? स्मॉल MR, वही है XR माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा फिर? समेसन R इक्वल्स टू 1 से n स्मॉल MR। अब ये किसकी वैल्यू है? वही डेल R की। तो LFP भी आपका क्या हो गया? समेसन R इक्वल्स टू 1 से n स्मॉल MR डेल R, यानी कि आप UFP ये हो गया आपका और LFP ये हो गया। UFP को बोलते हैं ऊपरी डार्बू योग, LFP को बोलते हैं निम्न डार्बू योग। ये आपको डेल R इसलिए नहीं लिखा डायरेक्ट, क्योंकि कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो यहाँ लिख दिया XR माइनस 1। ये चीज़ लिखते हैं तो आप लिख सकते हो कि डेल R। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि दो उपअंतरालों की लंबाई का क्या फॉर्मूला है, तब तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ हमने ये लिख दिया कि XR माइनस 1, तब तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा ये तो डेल R का फॉर्मूला है। ठीक है, तो डार्बू योग के लिए क्या हो गया कि एक फलन f अंतराल AB पर परिभाषित तथा परिबद्ध है तथा इस अंतराल का कोई विभाजन P, विभाजन कर लिया हमने, शुरू से करते आ रहे हैं, है तो योग, यानी कि योग क्या आ जाएगा? ऊपरी डार्बू योग और निम्न डार्बू योग। ऊपरी डार्बू योग को किसे डिनोट करते हैं? UFP से, और निम्न डार्बू योग को LFP से। ऊपरी डार्बू योग का मतलब क्या आएगा इसमें? सुप्रीमम। निम्न डार्बू योग में इनफीमम, यानी कि समेसन R इक्वल्स टू 1 से n MR डेल R। ठीक है, और आपको पता है डेल R कैसे निकालना है और MR कैसे निकालना है। ठीक है, ये हो गया आपका डार्बू योग। अब देखो नेक्स्ट, UFP तथा LFP क्रमशः ऊपरी तथा निम्न डार्बू योग या ऊपरी तथा निम्न रिमान योग भी कहते हैं। यानी कि UFP और LFP को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया था, ऊपरी और निम्न, या फिर ऊपरी तथा निम्न रिमान, यानी डार्बू को ही हम क्या कह सकते हैं? रिमान। यानी कि ऊपरी डार्बू योग, निम्न डार्बू योग, या फिर ऊपरी रिमान योग, निम्न रिमान योग। ठीक है, चूंकि प्रत्येक अंतराल में सदैव, आपको पता है कि अंतराल के लिए हमने निकाला था पहले स्मॉल MR हमेशा क्या होता है? लेस देन किससे होता है? कैपिटल MR से। यानी कि स्मॉल MR यानी कि निम्नक हमेशा उच्चक से कम होता है। ठीक है, अगर स्मॉल MR लेस देन है तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि LFP भी हमेशा लेस देन होगा किससे? UFP से। यानी कि LFP लेस देन एंड इक्वल होगा UFP। ठीक है, यानी कि LFP भी हमेशा लेस देन होगा UFP से। किस कैसे? क्योंकि निम्नक हमेशा लेस देन होता है उच्चक से, अतः निम्न डार्बू योग भी हमेशा कम होगा
ऊपरी डार्बू योग से। ठीक है, ये हो गया ऊपरी डार्बू योग और निम्न डार्बू योग। आगे हम थ्योरम भी प्रूफ करेंगे LFP और UFP को लेके। यहाँ लिख देना, देखो इसका मतलब है LFP इज लेस देन UFP फॉर एवरी, प्रत्येक विभाजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऐसा नहीं एक इंटरवल की बात कर ली, जैसे विभाजन है उसको हमने अनेक टुकड़ों में विभाजित कर लिया, उसके उपअंतराल बना लिए, तो उपअंतराल बनाने के बाद में जो प्रत्येक उपअंतराल की बात कर रहे हैं, फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक जितने भी उपअंतराल बनेंगे किसके, हमारे इंटरवल के, यानी कि इंटरवल के जितने भी उपअंतराल बनेंगे उन सब के लिए ये फॉलो करता है। एक अंतराल की बात नहीं करें कि हमने एक इंटरवल निकाल लिया उसके लिए ही हमेशा LFP लेस देन होता है किससे, UFP से। ये प्रत्येक इंटरवल के लिए है, यानी कि अपने इंटरवल में जितने भी उपअंतराल बनाए प्रत्येक उपअंतराल में हमेशा LFP लेस देन ही होगा UFP से। तो इंटरवल से आपको क्या मिलेगा भाई, आप उपअंतराल बना रहे हो, उपअंतरालों से तो हम डेलार निकालते हैं, तो आप डेलार, अगर डेलार में क्या आता है भाई, डेलार इसमें इसके मल्टीप्लाई में होता है डेलार, तो तभी तो हम प्रत्येक इंटरवल की बात कर रहे हैं। यानी कि M1 डेल 1 R तो हमारे पर डिपेंड है कि R की वैल्यू 1 से n तक ले जानी है, और 1 से n जितने उपअंतराल बनेंगे, जैसे 1 2 3 4 बन गए तो 4 उपअंतराल हो गए, तो M1 M2 M3 F4 हो जाएगा, और डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका UFP और LFP, यानी कि इन्फीमम हो गया, सुप्रीमम हो गया, और इन्फीमम और सुप्रीमम के बाद में हमने देख लिया कि निम्न डार्बू योग, ऊपरी डार्बू योग। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है आपका, इस एग्जाम्पल में देखो हमें क्या निकालना है, LFP और UFP। LFP और UFP में आपने देखा क्या क्या आ गया, निम्नक आ गया, उच्चक आ गया, डेल आर आ गया, यानी कि तीनों चीज निकालेंगे हम इसमें, स्मॉल mr, डेल आर और कैपिटल mr, यानी कि ये तीनों चीज आ जाएगी। हमने पीछे इतने तो पढ़े, डेल आर लंबाई निकाल दी, स्मॉल आर निम्नक और उच्चक, तो इंटरवल इसके उपअंतराल बनेंगे और उनसे हम डेल आर, स्मॉल mr और कैपिटल mr निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, बहुत इजी है, आप कोशिश करना करने की, होता हो तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। इसके बाद में और एग्जाम्पल भी देखेंगे, और इसके बाद में जो थ्योरम आएगी उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।